सैलरीड पर्सन और खास करके प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग वो एक गलती जरूर करते हैं और वो अपने रिटायरमेंट के प्लानिंग को मिस कर देना। और अगर समझो वो ये प्लानिंग कर भी दे तो भी उसमें कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जो कहे सामने आने को 20, 25 या 30 साल का समय लेती है। और तभी अगर उसको सुधारना चाहे तो भी वो गलती सुधारी नहीं जा सकती, क्योंकि जो टाइम होता है वो बीत चुका होता है। आज का ये वीडियो आपको उसी गलती से दूर रखने का काम करेगा, इसीलिए आप ये वीडियो को पूरा देखना। अगर आपके पास समय कम है तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखना, लेकिन पूरा देखना, तभी आप खुद के लिए प्रॉपर रिटायरमेंट की प्लानिंग कर पाओगे। जब भी हम यंग एज में होते हैं तो रिटायरमेंट के प्लानिंग को हम थोड़ा अनदेखा ही कर देते हैं और वहाँ पे ध्यान भी देते हैं तो गलती कर देते हैं, और वही गलती का फिर हमें हर्जाना 20 या 30 सालों बाद भुगतना पड़ता है। अगर देखो, जो मेजर गलती हम करते हैं वो हम इन्फ्लेशन को अनदेखा करने का काम करते हैं। जो लाइफस्टाइल के एक्सपेंसेस आज हम 50,000 में पूरे कर पा रहे हैं वो आने वाले 20 या 30 साल बाद हम नहीं कर पाएंगे, और उसके पीछे का रीजन है महंगाई, इन्फ्लेशन। और इसी के वजह से आज जो 50,000 की वैल्यू हमें लगती है वो आने वाले 25-30 साल बाद केवल 10,000 के रुपए तक की हो सकती है। और उसी को अंडरस्टैंड करते हुए हमें हमारी रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी होगी। अगर देखा जाए तो रिटायरमेंट के लिए हमारे पास जो दो मेजर ऑप्शन अभी दिखाई देते हैं वो एक तो है एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम, और दूसरा म्यूचुअल फंड के जरिए हम खुद के लिए रिटायरमेंट की प्लानिंग करें। इसमें बहुत सारे लोग तो अभी भी एनपीएस की तरफ जाते हुए हमें दिखते हैं। एनपीएस के बेनिफिट भी उस तरीके से है। देखो, जब भी हम किसी रिटायरमेंट के लिए प्लान करते हैं तो हमारे सामने जो प्रायोरिटी पे होती है, एक होती है सेफ्टी, दूसरी हमें ग्रोथ और तीसरी लिक्विडिटी। अगर ये तीनों भी किसी प्रोडक्ट के साथ है तो वो हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं। क्या एनपीएस इस तीनों कैरेक्टर के साथ अलाइन है क्या, वो पहले चेक कर लेते हैं। एनपीएस को ध्यान दे तो सेफ्टी रिलेटेड पहला बेनिफिट हमें नजर आता है कि एनपीएस को गवर्नमेंट की बैकिंग है, यानी हमारा जो भी पैसा है वो सेफ है ऐसा मान के हम चल सकते हैं। दूसरा जो बेनिफिट हमें यहाँ पे नजर में आता है वो है टैक्सेशन का बेनिफिट। अभी एनपीएस में अगर हमारी इन्वेस्टमेंट होती है तो वहाँ पे हमें एटीसी का तो टैक्सेशन का बेनिफिट मिल ही जाता है, लेकिन एनपीएस को एडिशनल 50K का टैक्स बेनिफिट भी अप्लाई किया गया है, जिसके वजह से आपका और भी 50,000 रुपए का एटीसीसी-डी के अंडर एग्जम्पशन मिल जाता है। टैक्सेशन के बेनिफिट की बात करते हुए हमें फिलहाल के टैक्स रिजीम को भी ध्यान देना होगा, जो अभी ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम है उसके अनुसार। अभी का जो बदला हुआ न्यू रिजीम है उसको कंसीडर करें तो फिर हमें एटीसी हुआ या एटीसीसी-डी हुआ, ये जो भी पैरामीटर्स है वो किसी भी काम में नहीं आने वाले हैं। तो फिर कोई न्यू रिजीम चूज करके बढ़ रहा है तो उसके लिए ये टैक्स बेनिफिट किसी भी तरीके के काम में नहीं आएंगे। इसके साथ एक तीसरा बेनिफिट हमें ये नज़र में आता है कि अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो उसका एम्प्लॉयर भी एनपीएस के लिए कंट्रीब्यूट करता है, तो फिर वहाँ पे जो भी एनपीएस को एम्प्लॉयर से कंट्रीब्यूशन होता है वो एज एन पर्क वो कंसीडर किया जाता है। एनपीएस के ये बेनिफिट देखते समय हम बहुत बार इसके रिलेटेड जो लिमिटेशंस है उनको अनदेखा करते हैं। अगर इसके लिमिटेशंस देखने जाए तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू हम जब भी एनपीएस को देखते हैं तो इसका जो हमें पोर्शन है जो इक्विटी को और डेट को अलोकेटेड है वहाँ पे ध्यान देना होगा। यहाँ पे अगर इक्विटी एक्सपोजर देखे तो वो मैक्सिमम 75% तक का है, यानी जो भी बाकी 25% है उसको डेट में अलोकेशन करना ही है। साथ ही में इक्विटी पोर्शन में अलोकेशन करते समय भी केवल टॉप के 200 कंपनीज में ही हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का फ्रीडम मिलता है, जिसके वजह से आपका मिड कैप हो या स्मॉल कैप कैटेगरी हो वो काफ़ी हद तक छूट जाता है, जिसके पास ग्रोथ का बहुत बढ़िया पोटेंशियल रहता है। इसीलिए एनपीएस से जो रिटर्न भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 8 से 9% तक का ही कर सकते हैं, और वो उसके ओवरऑल ग्रोथ जो पैरामीटर हमने डिस्कस किया था वहाँ पे लिमिटेशन क्रिएट कर देता है। साथ में अगर जब भी हम लिक्विडिटी के पैरामीटर को सोचते हैं तभी एनपीएस में जो भी हमारी लॉक इन पीरियड की कैपेसिटी है वो 60 एज तक की है, यानी 60 के उम्र तक आपका एनपीएस में किया गया पैसा वहां पे लॉक इन रहने वाला है।
और जब भी आप वो निकालोगे तभी भी आपको केवल 60% तक की ही कैश आप विड्रॉ कर सकते हो। बाकी जो भी 40% बचेगा उसको एन्युटी की स्वरूप में ही आपको लेना पड़ेगा। ये एन्युटी भी जो हमें मिलेगी वो भी टैक्सेबल अमाउंट होगी। और इसी वजह से लिक्विडिटी की बात करें तो एनपीएस हमारे लिए काफ़ी लिमिटेशन क्रिएट कर देता है। इन शॉर्ट जब भी हम एनपीएस को एनालाइज करते हैं और उसको सेफ्टी, ग्रोथ और लिक्विडिटी ये पैरामीटर्स पे मेजर करते हैं तो हमें एनपीएस सेफ तो नज़र आता है, लेकिन वो उसी के समय जो ग्रोथ है और लिक्विडिटी है वहाँ पे एक हेवी लिमिटेशन क्रिएट करता हुआ नज़र आता है। अभी समझो हम एनपीएस से अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग ना करें तो फिर करंट सिचुएशन में हमारे लिए और एक ऑप्शन बचता है, वो म्यूचुअल फंड के जरिए हमारे रिटायरमेंट की प्लानिंग करें। देखो, अगर म्यूचुअल फंड के जरिए हम हमारी प्लानिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि अभी म्यूचुअल फंड तो काफ़ी सारे हैं और यहाँ पे फिर हमें इन्वेस्ट करना है तो फिर कौन से फंड में इन्वेस्ट करना होगा। अगर देखो, आपको शॉर्ट में बोला जाए तो अगर आपकी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है जो रिटायरमेंट से एसोसिएटेड होती है और आप एक सैलरीड पर्सन हो तो फिर हमारे लिए फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और फिर अगर ज़्यादा रिस्क के साथ जाए तो वैल्यू फंड्स होते हैं, वहाँ पे हम ज़रूर हमारी प्लानिंग कर सकते हैं। और केवल ये तीनों फंड को समझते हुए भी हम हमारी प्लानिंग कर ले तो भी वो एक अच्छा खासा रिटायरमेंट का प्लान हमारे लिए क्रिएट कर सकता है। अगर फ्लेक्सी कैप की बात करें तो फ्लेक्सी कैप फंड में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप ये तीनों में भी इन्वेस्टमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी म्यूचुअल फंड हाउस को होती है। वैसे ही अगर मल्टी कैप फंड में भी देखें तो यहाँ पे भी जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप ये तीनों कैटेगरी में होती है। लेकिन यहाँ पे जो भी हमारी अलोकेशन होनी है ये तीनों में 25% के अनुसार ही होती रहती है। तो फ्लेक्सी कैप एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए क्रिएट करता है। फ्लेक्सी कैप के कौन से म्यूचुअल फंड है जिनको हम सोच सकते हैं, उसके रिलेटेड ये वीडियो एक बार आप ज़रूर देख लेना, जिसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक में दे दूंगा। अगर समझो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो वो वैल्यू फंड होता है। फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप ये फंड के साथ हम वैल्यू फंड में भी हमारा एक्सपोजर ले सकते हैं। वैल्यू फंड कौन सी स्ट्रैटेजी पे काम करता है, वो ऐसी कंपनियां ढूंढता है जो अभी अंडर वैल्यूड है और जो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए ग्रोथ का अच्छा खासा पोटेंशियल रखती है। और इसीलिए अगर हम फ्लेक्सी कैप या फिर मल्टी कैप और फिर उसके साथ वैल्यू फंड इनका कॉम्बिनेशन रखते हैं तो फिर हमारा जो भी रिटायरमेंट का प्लानिंग है जो 20 साल या 30 साल बाद हमें रिजल्ट देगा उसके लिए एक बेहतर कॉम्बिनेशन होता है, जो केवल सेफ ही नहीं बल्कि एक स्मार्ट ऑप्शन हमारे लिए क्रिएट कर देता है। अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जहां पे रमेश एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहा है, वहीं पे सुरेश जो है वो म्यूचुअल फंड के साथ अपना पोर्टफोलियो बना के चल रहा है। अगर एनपीएस में देखें तो वो हमारे लिए 9% तक का रिटर्न जनरेट करता है और उसी तरीके से जब भी हम म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को जो सुरेश ने बनाया है वहाँ पे देखते हैं तो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के अनुसार वो 12 से 13% का रिटर्न जनरेट करता है। तो इसके अनुसार समझो ये दोनों भी 10,000 की अपनी इन्वेस्टमेंट रमेश एनपीएस में और सुरेश म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कर रहा है। तो फिर 25 साल बाद फिर क्या सिचुएशन रहेगी उस पे नजर देते हैं। अगर एनपीएस के बारे में हम बात करें तो ये जो 10,000 की इन्वेस्टमेंट 25 साल के लिए हो रही है उसके अनुसार 9% का रिटर्न कंसीडर करें तो हमारे लिए अप्रॉक्स 1 करोड़ तक का कॉर्पस बना देता है। अभी ये एनपीएस का जो 1 करोड़ का कॉर्पस जमा होगा उसमें से हमें ये बात भी ध्यान देनी है कि इसमें से केवल 60 लाख ही रुपया ही है जो रमेश अभी खुद के लिए निकाल पाएगा और जो बचा हुआ 40 लाख है वो उसको अभी एन्युटी के स्वरूप में ही रखना है, जिसकी वजह से विड्रॉवल पे उसको लिमिटेशन आ चुकी है। अभी हम सुरेश के कैलकुलेशन की तरफ ध्यान देते हैं। सुरेश भी 10,000 की इन्वेस्टमेंट 25 साल के लिए कर रहा है और मार्केट के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के अनुसार हम इसको केवल 13% के रिटर्न मिल रहे हैं ऐसा मान के चलते हैं। तो इसने जो भी 25 साल बाद कॉर्पस क्रिएट किया होगा वो पूरा हमारे लिए 2 करोड़ के पास नजर आता है। और इसमें हम एक बात अभी टैक्सेशन
की बात करें तो इसमें से पूरा ये 2 करोड़ का वो कॉर्पस विड्रॉ कर सकता है। जो भी उसको 13% के अनुसार बेनिफिट हुआ होगा उसके ऊपर उसको जो LTCG जो फिलहाल 12.5% का है वो पे करना होगा, लेकिन लिक्विडिटी उसके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। जिस तरीके से हमने देखा तो NPS में वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं थी। तो ये देखते समय हम देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड का जो रिटायरमेंट का पोर्टफोलियो है वो एक अच्छी तरीके से सुरेश के लिए कारगर काम करता हुआ नजर आ रहा है। ये रिटायरमेंट का एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल तो हमने देख लिया, लेकिन इसी के साथ बहुत बार लोगों के मन में ये सवाल आता है कि इसके एसोसिएटेड रिस्क का क्या। म्यूचुअल फंड तो हमेशा बहुत ही रिस्की रहता है, लेकिन देखो जब भी हम लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये रिस्क ऑटोमेटिकली डाइल्यूट हो जाता है, और इसी वजह से हमारे लिए फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप के साथ वैल्यू फंड का इन्वॉल्वमेंट हमारे लिए एक कारगर रिस्क को कम करने वाला ऑप्शन हो जाता है। ये सब एनालाइज करने के बाद हमारे एज के अनुसार हम खुद के लिए एक बेस्ट ऑप्शन ये दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ भी चूज कर सकते हैं। जैसे समझो किसी की उम्र 25 से 35 एज की है तो वो कंप्लीटली खुद के लिए म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना सकता है जो उसके लिए रिटायरमेंट की प्लानिंग हो। अगर समझो किसी की उम्र 35 से लेके 45-50 तक है तो फिर ऐसे में ये दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ भी आगे बढ़ सकता है, जहां पे NPS के जरिए वो टैक्स बेनिफिट हुआ या फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हुआ उसका फायदा उठा सकता है, और कुछ जो अपनी अमाउंट है वो सेफर साइड में रखते हुए मॉडरेट लेवल पे रिस्क लेके अपना रिटायरमेंट का पोर्टफोलियो बनाते हुए आगे बढ़ सकता है। वैसे ही समझो किसी की उम्र अगर 50 या उसके ऊपर है तो फिर वो कंप्लीटली NPS की तरफ जा सकता है, क्योंकि उसके पास अभी बचा हुआ जो रिटायरमेंट का प्लानिंग का टाइम है वो काफ़ी कम रह चुका है। तो इस तरीके से आप खुद के एज के अनुसार खुद के लिए ये दोनों का NPS प्लस म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन करके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर कंप्लीटली ये दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट चुन सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आज के डिस्कशन के बाद आप खुद के रिटायरमेंट की परफेक्ट प्लानिंग जरूर कर पाओगे। देखो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो या फिर म्यूचुअल फंड स्टॉक के एनालिसिस रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं, साथ ही में इंटरेस्टिंग मनी कंसेप्ट्स भी यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। तो ऐसे ही नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।